नमस्कार, संसद टेलीविजन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट के इस अंक में हम आपको दिखा रहे हैं फरवरी 2022 में संपन्न भारत यूएई शिखर सम्मेलन के बारे में। यह शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं क्या महत्व है इस शिखर सम्मेलन का और कैसी रही है भारत और यूएई के संबंधों की कहानी। योर हाइनेस, माय ब्रदर, आज के इस वर्चुअल समिट में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको और यूएई को बधाई देना चाहता हूं। शुक्रवार यानी 18 फरवरी 2022 को देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के नेता और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद के बीच वर्चुअल माध्यम से शिखर वार्ता हुई। तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे मित्रतापूर्ण संबंध निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी सीपा पर हस्ताक्षर हुए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे दोनों देश आज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। यह समझौता दोनों देशों की गहरी मित्रता, साझा दृष्टिकोण और विश्वास को दर्शाता है। इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार कोरोना महामारी के पहले के 60 अरब डॉलर की सीमा से भी ज्यादा तक पहुंचने की संभावना है। भारत में संयुक्त अरब अमीरात का निवेश 17 अरब डॉलर है और इसमें उछाल आने के प्रबल आसार हैं। यूएई के व्यवसायियों ने जम्मू कश्मीर में भी निवेश करने की गहरी इच्छा जताई है। मुझे विश्वास है कि इसने हमारे आर्थिक संबंधों में एक नया युग आरंभ होगा और हमारा व्यापार अगले 5 वर्षों में 60 बिलियन डॉलर से 60 बिलियन डॉलर से बढ़कर 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। पिछले महीने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की सफल यूएई यात्रा के बाद कई अमीराती कंपनियां ने जम्मू कश्मीर में निवेश करने में रुचि दिखाई है। हम यूएई द्वारा जम्मू कश्मीर में लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी समेत सभी सेक्टर्स में निवेश का स्वागत करते हैं और आपकी कंपनियों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इस समझौते से भारत को काफी लाभ होगा। इसमें भारत से आभूषण, वस्त्र, चमड़ा, प्लास्टिक, लकड़ी, ऑटोमोबाइल से लेकर कृषि और इंजीनियरिंग तथा दवा उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा। ये मानव श्रम वाले व्यवसाय हैं जिनसे लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। भारत से यूएई जाने वाले तकरीबन 90% उत्पादों पर यूएई कोई शुल्क नहीं लगाएगा। इससे दोनों देशों के बीच लघु और माध्यम उद्योगों को दुनिया के अन्य हिस्सों में भी मिलाकर काम करने का अवसर मिलेगा। यूएई ने भारत के बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी निवेश करने का वादा किया है। पिछले एक दशक में भारत का किसी अन्य देश के साथ इस तरीके का यह पहला व्यापारिक समझौता है। विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी इस समझौते को पूरा करने में लगे हुए हैं, उनका कहना है कि इसमें बहुत कम समय लगा है। मात्र 3 महीने में यह समझौता संपन्न हुआ है और एक बार इस समझौते का कार्यान्वयन हो जाए तो भारत और यूएई का व्यापार इसके माध्यम से एशिया के अन्य देशों और अफ्रीका तक भी होना संभव हो पाएगा। इसके अतिरिक्त भारत से संयुक्त अरब अमीरात में 111 तरह के सेवा क्षेत्र के उत्पाद आएंगे, जबकि यूएई से भारत में सेवा क्षेत्र के 100 तरह के उत्पाद आएंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो मामला करीब करीब बराबर का है और संतुलन भारत के पक्ष में।
हम दोनों ही देश समान विचारधारा वाले पार्टनर्स के साथ काम करने के बारे में भी सकारात्मक रवैया रखते हैं। दोनों देशों के बीच एक संयुक्त विजन डॉक्यूमेंट पर भी हस्ताक्षर हुए। इसमें रक्षा और सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के संयुक्त उपक्रम, उच्च तकनीक, ई बिजनेस, ई पेमेंट, सांस्कृतिक सहयोग, दक्षता विकास, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा में सहयोग शामिल है। इस विजन के मुताबिक जल्द ही भारत की तरफ से संयुक्त अरब अमीरात में एक IIT खोला जाएगा। UAE की तरफ से भारत तथा अन्य विकासशील देशों में स्वास्थ्य सेवाओं का जाल बिछाने के लिए निवेश किया जाएगा। भारत में UAE के लिए निवेश के जोन बनाए जाएंगे। दोनों देशों में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दे सकते हैं। इसी प्रकार हमारे लोगों के कौशल विकास के लिए हम आधुनिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस इस पर भी सहयोग कर सकते हैं। भारत और UAE के बीच पहले से ही व्यापक रणनीतिक भागीदारी है। पिछले 7 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्राउन प्रिंस के बीच आपसी समझदारी भी काफी गहरी हुई है। ये दोनों नेता कोरोना महामारी के बीच भी एक दूसरे के लगातार संपर्क में रहे हैं। इसी वजह से UAE में काम करने वाले करीब 35 लाख भारतीय नागरिकों को भारत लाने और फिर अगस्त 2020 के बाद एयर बबल के माध्यम से उन्हें वापस काम या व्यवसाय के लिए जाने में सहूलियत हुई है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए UAE को धन्यवाद भी दिया। भारत की तरफ से भी UAE को भारत में निवेश में आने वाली किसी भी अड़चन को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसकी बैठकें जरूरत के मुताबिक होती रहती हैं। इसकी वजह से UAE ने भारतीय कंपनियों के लिए 2 तेल कुओं में हिस्सेदारी के साथ रणनीतिक रिजर्व में भारत की भागीदारी सुनिश्चित की है। हमारे संबंधों को मजबूत करने में आपकी व्यक्तिगत भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। कोविड महामारी के दौरान भी आपने जिस तरह UAE के भारतीय समुदाय का ध्यान रखा है, उसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। शुक्रवार को हुए शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच सीपा के अतिरिक्त 4 अन्य अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। निम्न समझौतों का असर तात्कालिक तौर पर दिखने लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्राउन प्रिंस दोनों ने संयुक्त बयान में खास तौर पर इसका जिक्र किया। इन समझौतों में भारत UAE संयुक्त विजन, संयुक्त स्मारक स्टैंप, अपीडा, DP वर्ल्ड और अल डहारा के बीच फूड कॉरिडोर समझौता और अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवाओं में सहयोग शामिल है। हमारे बीच फूड कॉरिडोर्स पर नया MOU बहुत अच्छी पहल है। हम फूड प्रोसेसिंग तथा लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स में UAE के निवेश का स्वागत करते हैं। इससे भारत UAE की खाद्य सुरक्षा के लिए एक विश्वस्त पार्टनर बनेगा। आमतौर पर कोई देश किसी अन्य देश के लड़ाकू विमानों को अपने एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन फ्रांस से जब हमारा लड़ाकू विमान राफेल भारत के अंबाला एयरपोर्ट के लिए आ रहा था तो UAE में उसे उतरने की और विश्राम करने की इजाज़त दी गई थी। भारत और UAE के बीच में बढ़ते रिश्तों की गर्माहट का यह प्रतीक था। दिसंबर 2020 और अगस्त 2021 में भारत के थल सेना और वायुसेना अध्यक्ष भी UAE गए थे और उसके बाद भारत और UAE के रक्षा संबंधों में भी तेजी से विकास शुरू हो रहा है। भारत ने UAE में संपन्न रक्षा और वायुयान प्रदर्शनों में भी हिस्सा लिया। क्राउन प्रिंस खुद UAE के उप सर्वोच्च कमांडर हैं और उन्होंने भी भारत के पेविलियन का भ्रमण किया। मैं आपको और UAE को बधाई देना चाहता हूं। कोविड की चुनौतियों के बावजूद एक्सपो 2020 का आयोजन बहुत शानदार रहा। दुर्भाग्यवश मैं एक्सपो में भाग लेने के लिए UAE नहीं आ पाया और हमारी रूबरू मुलाकात भी बहुत समय से नहीं हो पाई, लेकिन आज की हमारी
वर्चुअल समिट यह दिखाती है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे मित्रतापूर्ण संबंध निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं। अभी जो दुबई एक्सपो चल रहा है उसमें भी यूएई ने भारत को पैविलियन बनाने के लिए सबसे बड़े प्लॉट्स में से एक दिया है। यूएई ने एक्सपो के बाद भी भारत को इस पैविलियन को रखने का अधिकार दिया है। यूएई एक मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन भारत के प्रति विशेष सम्मान रखते हुए अबू धाबी में मंदिर बनाने के लिए जमीन का एक बड़ा प्लॉट आवंटित किया है। भारत और यूएई के बीच आपसी विश्वास का ये बहुत बड़ा नमूना है। इसका एक और बड़ा उदाहरण ये भी है कि 2018 में यूएई ने भारत के विदेश मंत्री को ओआईसी के विदेश मंत्री स्तर की बैठक में बुलाया, जिसमें तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हिस्सा लिया था। इसके विरोध में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बैठक का बहिष्कार कर दिया था, लेकिन यूएई ने इसकी कोई चिंता नहीं की थी। भारत और यूएई के संबंधों ने एक नया रणनीतिक मुकाम हासिल किया है। इन्होंने अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर एक नए अनौपचारिक समूह का गठन किया है, जिसे माना जा रहा है कि नया क्वाड है। इससे मध्य पूर्व की राजनीति में एक सकारात्मक हस्तक्षेप भी समझा जा रहा है। योर हाइनेस, अगले वर्ष भारत G20 समिट का आयोजन करेगा और यूएई COP28 का क्लाइमेट का मुद्दा वैश्विक पटल पर निरंतर महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इस एजेंडा को शेप करने में हम आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। हम दोनों ही देश समान विचारधारा वाले पार्टनर्स के साथ काम करने के बारे में भी सकारात्मक रवैया रखते हैं। मुझे विश्वास है कि भारत, यूएई, इजराइल, यूएसए ये समूह हमारे सामूहिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाएगा। 18 अक्टूबर 2021 विदेश मंत्री एस जयशंकर इजराइल में थे। खबर आई कि भारत, अमेरिका, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक हो रही है। विदेश मंत्री जयशंकर और इजराइल के विदेश मंत्री यायर लैपिड जेरूसलम से और अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन तथा संयुक्त अमीरात के विदेश मंत्री ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे। और यहीं बीच पड़े नए क्वाड के, यानी इंडो पैसिफिक के बाद इंडो अरब अलायंस। जिज्ञासा लाजमी थी और संभावनाएं तमाम। Instead of three bilaterals, when we come together, I'm very confident we'll be able to do very much more than we were to do in pairings of two. In fact, today I was sharing with Yair some of our experiences with the Quad, and some of the very practical outcomes we had in September. For example, how we actually have got a serious vaccine initiative going, which no bilateral relationship in itself would have probably managed to do. With Israel, with the UAE, with India, we have three of our most important strategic partners. And given so many overlapping interests, energy, climate, trade, regional security, this seemed like a really interesting and good idea to try and use this unique format and very complementary capabilities in many areas to just see if we can get more things done on a practical basis to the benefit of people in each of our countries. I think that we have a great opportunity now in the region of the Abraham Accords, because it's a change in the Middle East where Gulf countries are getting closer and closer to Israel, and the potential is huge because we are advanced countries. So Israel is heavily based economy on high technology. UAE has some high technology and resources and abilities, and India has huge capabilities of manufacturing, of high tech, of resources too. So I think that if we put our heads together, it would be very helpful, especially when the Americans are also on board and they bring everything to the tables. आपको बता दें कि 24 सितंबर 2021 को वॉशिंगटन डीसी में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था।
उसमें चारों देशों के बीच विकास में सहयोग के अलावा रणनीतिक सहयोग बढ़ाने और हिंद प्रशांत में शांति और संतुलन कायम करने के प्रयास परवान चढ़े थे। लेकिन ये सिलसिला अभी आगे बढ़ना था। हिंद प्रशांत अरब सागर और खाड़ी क्षेत्रों से भी जुड़ा हुआ है और इसलिए हिंद प्रशांत में किसी भी दीर्घकालीन योजना की सफलता के लिए अरब सागर और खाड़ी देशों के साथ नजदीकी संपर्क और संबंध जरूरी था। इसी मकसद से हिंद प्रशांत के दो देशों भारत और अमेरिका का अरब क्षेत्र के दो प्रमुख देशों इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक साझा संबंध विकसित करना जरूरी माना गया। We have bilateral cooperation with all the countries. This brings a little bit, there is more value when you bring more heads to the table, more resources to the table, more ideas to the table. I think that in general, when you put people together and they are friendly and they want to work together, the outcome will be always better than you have expected. I'm a true believer in, so I think these forums can be very, very helpful and conducive to everyone taking part in them. ये माना जाता है कि पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने और आतंकवाद खत्म करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात का सहयोग आवश्यक है। अरब क्षेत्र का ये एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के रिश्ते पुराने जमाने से अच्छे रहे हैं। आर्थिक लिहाज से भी दोनों देशों के बीच एक मजबूत कड़ी रही है। वर्ष 2020-21 में ही देखें तो यूएई से करीब 81.72 अरब डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में हुआ है। यूएई भारत में 8वां सबसे बड़ा निवेशक है और भारत का चौथा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है। भारत का 8% पेट्रोलियम यूएई से आता है। यूएई हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है पूरे रीजन में, वेस्ट एशिया में। दूसरी तरफ से नंबर 3 का ग्लोबली ट्रेडिंग पार्टनर है यूएई, हमारा ट्रांजिट हब सबसे बड़ा। हमारी रिलेशनशिप प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद में वेस्ट एशिया के सारे मुल्कों के साथ बायलैटरल लेवल पे बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा मानना तो ये है कि उनकी जितने भी विदेश नीति के वो हैं उसमें वेस्ट एशिया की जो विदेश नीति रही है सरकार की वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है और अब योजना अगले दशक में तेल और गैस सेक्टर में 300 अरब डॉलर के निवेश की है। ऐसे में यूएई और भारत के बीच बढ़ती नजदीकी दोनों के लिए लाभप्रद होगी। तेल और प्राकृतिक गैस के अलावा भारत और यूएई हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ये पूरी तरह कार्बन मुक्त ईंधन होगा जिसकी मांग निकट भविष्य में बढ़ने वाली है। साथ ही दोनों देश रिन्यूएबल एनर्जी पर भी काम कर रहे हैं। इसके तहत दोनों देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा हैं और साथ ही ये दोनों इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का भी हिस्सा हैं। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड और रास अल खैमा म्यूनिसिपैलिटी स्वच्छ ऊर्जा पर साझा उपक्रम है। साथ ही आबू धाबी फ्यूचर एनर्जी कंपनी और हीरो फ्यूचर एनर्जी के बीच भी सहयोग और समझौता है। कोशिश कर रहा है यूएई कि किस तरह से टॉलरेंट स्टेट की तरह, मॉडर्न स्टेट की तरह, किस तरह नॉन ऑयल इकोनॉमी की तरफ से आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी हाईटेक में आगे आए। तो उन सब चीज़ों में हम लोग का भी फोकस है। आर्थिक संभावनाओं को देखते हुए भारत का प्रयास यूएई को पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के केंद्र में रखने का है। वैसे भी यूएई भारत के विस्तारित पड़ोस का एक प्रमुख केंद्र है और सिंगापुर की तरह पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग का एक प्रमुख केंद्र है। यूएई में आधारभूत ढांचे के निर्माण में भारतीयों की अहम भूमिका रही है। कोविड-19 महामारी से पहले के दौर की अगर बात करें तो यूएई में करीब 35 लाख भारतीय काम कर रहे थे। ये तादाद यूएई की कुल जनसंख्या का 27% कही जा सकती है। मुझे विश्वास है कि इसने हमारे आर्थिक संबंधों में एक नया युग आरंभ होगा और हमारा व्यापार अगले 5 वर्षों में $60 बिलियन से $60 बिलियन से बढ़कर 100 बिलियन तक पहुंच जाएगा। योर हाइनेस, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और पीपल टू पीपल संपर्क
हमारे सहयोग के स्तंभ रहे हैं। साथ ही कई नई क्षेत्रों में भी हमारा सहयोग बढ़ने की संभावनाएं हैं। हमारे बीच फूड कॉरिडोर्स पर नया एमओयू बहुत अच्छी पहल है। हम फूड प्रोसेसिंग तथा लॉजिस्टिक सेक्टर्स में यूएई के निवेश का स्वागत करते हैं। भारत और यूएई के बीच संबंध सदियों पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही 3300 बीसी से 1300 बीसी के बीच ये तार जुड़े थे। फिर व्यापार संबंधों से नजदीकियां बढ़ती गईं। 20वीं सदी में 2 अक्टूबर 1971 को पश्चिम एशिया के 6 अमीरातों अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अल कुवैन, फुजैरा और आजमान को मिलाकर जब यूएई नक्शे पर उभरा तो भारत उसे मान्यता देने वाले पहले कुछ देशों में था। 1972 में यहां भारतीय दूतावास खोला गया। यूएई ने अपनी स्थापना के बाद एक आधुनिक समाज और देश के रूप में खुद को स्थापित करने की नीति अपनाई। शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान ने इस देश की नींव रखने के बाद इसे इस्लाम का उदार चेहरा बनाया और गरीब मुल्कों को मदद देने की नीति भी अपनाई। विशेषज्ञों का कहना है कि यूएई पूरी खाड़ी में अपनी छवि को लेकर हमेशा सतर्क रहा है। यूएई अपने आप को एक नई तरह का वो बनाना चाहता है। अगर आप देखें तो देखिए, शिया लीडरशिप का रोल लगाइए ईरान के पास, सुन्नी लीडरशिप आप लगा लें तो सऊदी अरेबिया हो गया। कतार जो है उसने अपना मुस्लिम ब्रदरहुड, पॉलिटिकल इस्लाम और उन सब चीज़ों को आगे लेके, लेकिन आज कतार जो है ब्लॉकेट होने के ख़त्म होने के बाद भी, या ब्लॉकेट के टाइम पे जो हुआ था, आज कतार बहुत आगे बढ़ गया है दुनिया। यूएई अपने आप को एक मिडिल पावर और मिडिल किंगडम टाइप की तरह बढ़ाना चाहता है, लेकिन किस तरह से कि वो एक अपने आप को ऐसा रोल देना चाहता है कि भाई ये जगह ऐसी हो जहाँ पे दुनिया आके यहीं देखे हमारी तरफ। फिनटेक हो, चाहे फाइनेंशियल सेक्टर दे, दुबई बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेक्टर है, उनके पास ऑयल तो नहीं है। टूरिज़्म के बारे में वो वर्ल्ड एक्सपो अभी उनकी हुई है, देखिए 2020 कितनी बड़ी उन्होंने जो किया है, दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर उनका नॉन ऑयल इकोनॉमी की तरह 2030 जो उनका प्लान है वो बहुत बड़ा आगे बढ़ रहा है। फिलहाल नए कोड के मामले में इजराइल, अमेरिका और भारत के बीच ये सहमति बनती दिख रही है कि यूएई जैसे प्रगतिशील देश के साथ जुड़ाव मध्य पूर्व एशिया की राजनीति में अहम राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन ला सकता है। इसमें इजराइल के पास तकनीक, यूएई के पास धन, भारत के पास मानव संसाधन और अमेरिका के पास वैश्विक राजनीति और वित्तीय ताने बाने पर प्रभाव है। चारों देशों को इस चतुष्कोणीय गठजोड़ से लाभ होगा। तो हम देख रहे हैं कि भारत यूएई के संबंधों में काफ़ी संभावनाएं हैं। एक मानव संसाधन बहुल देश और दूसरा आर्थिक संसाधनों से भरपूर देश साथ मिलकर काम करने की सोच रहे हैं, जो एक मॉडल की तरह है और दुनिया में मानव केंद्रित विकास के लिए बहुत ही सकारात्मक संदेश है। संसद टेलीविज़न के लिए दिल्ली से अखिलेश सुमन की तरफ से आज बस इतना ही। अगली रिपोर्ट के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।